आज के हमारे वीडियो का टाइटल है ऑपरेशन ऑक्टोपस। हाउ डिड अजीत डोभाल प्लान हिज मास्टर स्ट्रोक फॉर पीएफआई टीएलएच स्पेशल फीचर टीएलएच। तो गाइस इस वीडियो की भी बहुत द रिकमेंडेशन लिबरल आई हिंदू थी। है हाँ, चैनल लिबरल हिंदू है और टीएलएच का full form है। हाँ, टीएलएच द लिबरल हिंदू। तो गाइस इस वीडियो की बहुत सारी रिकमेंडेशंस आई थी। फाइनली वीडियो हो रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस नीचे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे अगर हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। 27 सितंबर को मंगलवार का दिन शुरू हुए 3 घंटे हो चुके थे और बाकी दिल्ली की तरह शाहीन बाग भी गहरी नींद सो रहा था। शाहीन बाग, नई दिल्ली का वो कुख्यात इलाका जिसे अभी 2 साल पहले तक कोई नहीं जानता था। शाहीन बाग के निवासी बाकी दिल्ली के मुकाबले कुछ ज्यादा ही गहरी नींद सोया करते हैं और इसका कारण आपको यहाँ रहने वाला एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा। वो आपको बताएगा कि उसकी मर्जी के बिना उसके शाहीन बाग में भारत की फौज भी प्रवेश नहीं कर सकती। फिर इन चोरों और पुलिस वालों की तो औकात ही क्या है। अपने इसी घमंड में चूर शाहीन बाग नींद के नशे में डूबा हुआ था कि सुबह के ठीक 3 बजे यहाँ स्थित एक घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। चैन की नींद सो रहा इस घर का मालिक अपनी आंखें मलता हुआ बिस्तर से उठता है। पहले फोन में टाइम देखता है और फिर अपनी सलवार का नाड़ा ठीक करता है और फिर जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है, खाकी वर्दी पहने 4 अत्यंत हट्टे कट्टे नौजवान इसे धर दबोचते हैं। इससे पहले कि इसके घर वाले को समझ पाते, दिल्ली पुलिस के पहलवान इस आदमी को बाहर खड़ी एक वैन में डाल यहाँ से गायब हो जाते हैं। अपने पति को ऐसे किडनैप होते देख इस आदमी की पत्नी जोर जोर से शोर मचाने लगती है। जल्दी 10-15 लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और अपने पड़ोसी को बचाने के लिए बाहर जाने वाली गली की तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन अपने इस मोहल्ले से बाहर नहीं निकल पाते। दिल्ली पुलिस के स्वाट कमांडोज शाहीन बाग के इस मोहल्ले को चारों तरफ से घेर चुके थे। कमांडोज जिन्हें केवल एक ही ऑर्डर दिया गया था कि ना ही कोई इस मोहल्ले से बाहर जाना चाहिए और ना ही कोई अंदर। शाहीन बाग में रहने वाले लोगों को आज पता चलने वाला था कि उनके इस इलाके के बारे में कही जाने वाली वो कहावत आखिर कितनी ज्यादा गलत है। आज की सुबह शाहीन बाग के एक नहीं बल्कि कई मोहल्लों को दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह सील कर दिया था और इन मोहल्लों में रहने वाले 12 लोगों को आज एक साथ एक समय पर उठा लिया गया था। शाहीन बाग में रहने वाले 12 लोग जिनकी पहचान तो अलग अलग थी, लेकिन इनका अपराध बिल्कुल एक था। ये सभी के सभी पीएफआई के लिए काम कर रहे थे। ये सभी की सभी गिरफ्तारियां एनआईए और ईडी के एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत की जा रही थी। देश के 15 राज्यों में एक साथ एक समय पर लॉन्च किया गया एक ऑपरेशन जो इतना ज्यादा सीक्रेट था कि 12 घंटे पहले तक लोकल पुलिस को इसकी जरा सी भी भनक नहीं थी। एक ऑपरेशन जिसे आरएनडब्ल्यू और आईबी की सहायता से खुद गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल ने प्लान किया था। ऑपरेशन जिसका केवल एक ही उद्देश्य था, भारत में फैले पीएफआई के नेटवर्क का संपूर्ण विनाश करना। हिंदू मुक्त भारत का सपना देखने वाले पीएफआई का संहार करने के लिए रचे गए इस चक्रव्यूह को नाम दिया गया था ऑपरेशन ऑक्टोपस।
पीएफआई के इतिहास पर एक नजर डालते ही सबसे पहला प्रश्न जो आपके मन में आएगा वो ये कि आज तक इसके ऊपर आखिर बैन क्यों नहीं लगाया गया। चाहे वो केरल के मराठ बीच पर हुआ हिंदू नरसंहार हो या फिर शिमोगा का चाकू कांड, पीएफआई के लिए केंद्र और राज्य में बैठी हमारी सरकारें हमेशा नेत्रहीन ही क्यों बनी रही। पीएफआई के इतिहास और विस्तार को समझने के लिए आप यहाँ क्लिक कर इस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री का लिंक आपको नीचे पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा। आईबी और आरएंडएडब्ल्यू जैसी एजेंसी सालों से पीएफआई के ऊपर अत्यंत चिंताजनक इंटेलिजेंस इनपुट्स देती आ रही हैं। केरल हाईकोर्ट ऑन रिकॉर्ड पीएफआई को एक हिंसक और अतिवादी संगठन करार दे चुकी है। खुद केरल पुलिस हाईकोर्ट में पीएफआई के ऊपर बेहद चौंकाने वाले आंकड़े जमा करा चुकी है। तो फिर पीएफआई के ऊपर आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? वो इसलिए क्योंकि पीएफआई के ऊपर बैन लगाने का मतलब था माइनॉरिटी वोट बैंक को नाराज करना, और ऐसा करने की हिम्मत तो हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों में कभी थी ही नहीं। आधिकारिक रूप से तो पीएफआई का जन्म 2007 में हुआ, लेकिन उससे पहले ये संगठन एनडीएफ और आईएसएस के रूप में देश भर में वर्दीधारी परेड्स निकालता रहा, दिन दहाड़े हिंदू नेताओं को अत्यंत क्रूर तरीके से मारता रहा, दंगे करवाता रहा, हिंदू लड़कियों को जबरन मुसलमान बनाता रहा और विदेशी फंडिंग से हथियार और गोला बारूद के अंबार लगाता चला गया। ये सब होता रहा, लेकिन आज तक कोई पीएफआई के ऊपर बैन लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया? आज पीएफआई ने ऐसा क्या कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद अपने हाथों से बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ गई। एनएस से अजीत डोवल, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएफआई के ऊपर बैन लगाना तो चाहते थे, लेकिन अभी नहीं बल्कि 2023 में। यदि पीएफआई ने अपने ऊपर थोड़ा सा संयम बरता होता, अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश ना की होती, तो शायद उसको 1 साल का जीवन दान और मिल गया होता। लेकिन विदेशी फंडिंग और सपोर्ट के नशे में चूर ये अतिवादी संगठन कुछ ऐसी गलतियां कर बैठा जिन्हें और अनदेखा नहीं किया जा सकता था। वैसे तो पीएफआई के इतिहास की किताब नफरत और खून में सने पन्नों से भरी पड़ी है, लेकिन अगर ऑपरेशन ऑक्टोपस की बात की जाए तो पीएफआई से जुड़ी कुछ घटनाओं को निर्णायक जरूर कहा जा सकता है। जुलाई 2022 में एक दिन बिहार में स्थित फुलवारी शरीफ थाने के एसएचओ इकरार अहमद को व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, खाली मांस खाने वालों, तुम असली मुसलमान आखिर कब बनोगे? तुम प्रॉफिट की महानता का गुणगान आखिर कब करोगे? पूरी दुनिया के मुसलमान अपनी आवाज उठा रहे हैं, तुम कब तक एक मुर्दे की तरह ऐसे जिंदा रहोगे? कल को जब अल्लाह ताला तुमसे सवाल पूछेगा, तुम उसे क्या जवाब दोगे? क्या मुंह लेकर उसके सामने जाओगे? 10 जुलाई को नमाज जुम्मा के टाइम पर नया तौला की जामा मस्जिद पहुंचो और अपने इश्क रसूल को साबित करो। इसके अगले ही दिन एसएचओ इकरार अहमद के बयान को आधार बनाते हुए अलग अलग धाराओं में एक 0 एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। एफआईआर के बाद बिहार पुलिस इस मैटर को भूल जाती है और इस मामले में आगे कोई जांच नहीं की जाती। लेकिन जल्दी केंद्र सरकार ये घोषणा करती है कि पीएम नरेंद्र मोदी 12 जुलाई के दिन पटना और देवगढ़ का दौरा करेंगे। इस घोषणा के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसीज हाई अलर्ट मोड में चली जाती हैं और अब बिहार पुलिस को भी उस व्हाट्सएप मैसेज की जांच शुरू करनी ही पड़ती है। ये जांच बिहार पुलिस को फुलवारी शरीफ पहुंचा देती है, जहां 10 जुलाई के दिन अहमद पैलेस के ऊपर रेड्स कर दी जाती हैं। रेड जो पीएफआई के पतन की नींव रखने वाली थी। इन छापों में गिरफ्तार किए गए लोगों में सिमी का मेंबर अतर परवेज और झारखंड पुलिस का एक पूर्व एसआई मोहम्मद जलाउद्दीन भी शामिल था। ये दोनों ही लोग फुलवारी शरीफ में दिन दहाड़े युवाओं को आतंकी बनाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे। इनके पास से पुलिस को होश उड़ा देने वाले कई डॉक्यूमेंट्स बरामद होते हैं, जिनमें भारत को एक हिंदू मुक्त इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान विस्तार में लिखा हुआ था। ऐसे ही 7 पन्नों वाले एक डॉक्यूमेंट का टाइटल था इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। अतर परवेज और मोहम्मद जलाउद्दीन से मिली जानकारी के आधार पर पीएफआई के और भी कई ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया जाता है। इन सबको एक साथ एक कमरे में बिठा सलीके से पूछताछ की जाती है और तब जाकर यह खुलासा होता है कि पीएम नरेंद्र मोदी को उनके बिहार दौरे के दौरान पीएफआई द्वारा खत्म करने की योजना बनाई जा रही थी।
आईबी से मिले इनपुट के आधार पर 15 जुलाई 2022 के दिन एक मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर को गिरफ्तार किया जाता है। पीएफआई का एक मेंबर जिसके फोन में गजवाए हिंद नामक व्हाट्सएप ग्रुप और इस ग्रुप से जुड़े अनेकों अंतरराष्ट्रीय लिंक्स मिलते हैं। इस ग्रुप में पोस्टेड मैसेज इतने ज्यादा खतरनाक थे कि पीएफआई की पकड़ वाले राज्यों की एटीएस और सीआईडी को तुरंत हाई अलर्ट मोड में जाने के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं। 15 जुलाई के ही दिन बिहार पुलिस पटना के सब्जी बाग में स्थित पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के ऑफिस पर छापा मारती है। पीएफआई की इस राजनीतिक पार्टी के ऑफिस से एक बड़ी मात्रा में राष्ट्र विरोधी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स जिनकी जांच पूरी होने के बाद 20 राज्यों के 90 से ज्यादा शहरों में पीएफआई के नेटवर्क को 24/7 सर्वेलेंस में डाल दिया जाता है। बिहार और यूपी पुलिस की शुरुआती रेड्स के बाद पीएफआई के ऊपर नकेल कसने का जिम्मा अब एनआईए को सौंप दिया जाता है और 28 जुलाई के दिन एनआईए पटना, दरभंगा, चंपारण, नालंदा और मधुबनी में कुल 10 जगह छापे मारती है। दरभंगा की रेड्स में नूरुद्दीन, सनाउल्लाह और मुस्तकीम नामक 3 पीएफआई मेंबर्स के घरों से मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स और डॉक्यूमेंट्स के रूप में अत्यंत ज्वलनशील सबूत बरामद किए जाते हैं। पीएफआई के विरुद्ध इकट्ठा किए गए सबूत ही कारण थे कि भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एनएसए को पीएफआई के भविष्य पर एक निर्णायक चर्चा करने के लिए एक साथ बैठना ही पड़ता है। इस टॉप सीक्रेट मीटिंग में आईबी चीफ तपन डेका और आरएनएडब्ल्यू के हेड सामंत गोयल को भी बुलाया गया था। अमित शाह चाहते थे कि पीएफआई के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से पहले उसके लीडर्स के ऊपर हर प्रकार की बारीक से बारीक जानकारी इकट्ठा कर ली जाए। वो कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, दिन भर में किस किस से मिलते हैं, कितनी बार नमाज पढ़ते हैं और कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, उनके घर और दफ्तरों में किस किस का आना जाना है, उनके परिवार में कितने लोग हैं और वो क्या क्या करते हैं। आईबी और आरएनएडब्ल्यू को पीएफआई से जुड़ी इस प्रकार की हर जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दे दिया जाता है। आईबी और आरएनएडब्ल्यू को इंटेलिजेंस कलेक्शन का जिम्मा सौंपने के बाद एनएसए अजीत डोवल राजनीति की बिसात पर पीएफआई के विरुद्ध वो ही धार्मिक चाल चलना शुरू कर देते हैं जिसे वो खुद दशकों से खेलता आ रहा था। पीएफआई के ऊपर कोई भी कार्यवाही करने से पहले एनएसए डोवल उसके पीछे से आम मुसलमान की सपोर्ट कमजोर करना चाहते थे और अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो 29 जुलाई के दिन एआईएसएससी द्वारा आयोजित इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं। एक कॉन्फ्रेंस जिसमें देश के कुछ सबसे बड़े मुसलमान नेताओं द्वारा एक रेजोल्यूशन पास कर पीएफआई के ऊपर तुरंत बैन लगाने की मांग की जाती है। अजीत डोभाल साहब से बात की मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि सर सुजाता काउंसिल की जानिब से पिछले 2 साल से हम एक बात बारहा आपसे अर्ज करते जा रहे हैं कि पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन पर इमीडिएटली बैन लगना चाहिए। एक तरफ अजीत डोवल धार्मिक नेताओं के रास्ते पीएफआई के पीछे से आम मुसलमान का समर्थन कमजोर करने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ आईबी और आरएनएडब्ल्यू एनआईए और ईडी के साथ मिल पीएफआई की कुंडली तैयार कर रहे थे और इसका शुभ आरंभ केरल और कर्नाटक से किया गया था। भारतीय एजेंसीज जानती थी कि इन दोनों ही राज्यों में पीएफआई की जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हैं और यहाँ पीएफआई के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करना अत्यंत कठिन साबित हो सकता है। इसी के चलते आईबी और आरएनएडब्ल्यू पीएफआई में काम कर रहे अपने अंडरकवर एसेट्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इन एसेट्स को पीएफआई के नेताओं की दिनचर्या और गतिविधियों के ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था। इसके अलावा पीएफआई के उन मेंबर्स की सूची भी बनाई जाती है जो अपने नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अपने जिले या शहरों में दंगे भड़काने की क्षमता रखते थे। चार अगस्त 2022 के दिन गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जाते हैं, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो दिल्ली के लिए वापस नहीं निकलते बल्कि एक टॉप सीक्रेट मीटिंग के लिए वहीं रुक जाते हैं। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र के साथ होने वाली इस मीटिंग में पीएफआई के अंत की शुरुआत पर चर्चा की जानी थी। इस मीटिंग के 3 दिन बाद पीएफआई के ऊपर बैन कैसे लगाया जाए इस स्ट्रेटेजी पर काम करने के लिए एक एक्शन टीम का गठन कर दिया जाता है। गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट हम आई थिंक इसको 2 पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 कैसी थी? लंबी है ना ज्यादा, अभी एक बार में नहीं हो पाएगी, PFI इसलिए 2 पार्ट में करना पड़ेगा। पीएफआई पर बैन लगा, ये चीज न्यूज़ में भी आई थी थोड़े दिन पहले की बात है। कब की वीडियो है? 2000 आई थिंक अभी की है, अभी कुछ की है, महीने पहले की, 1-2 महीने की, 3 महीने months, पहले की है। ये न्यूज़ में आई थी कि पीएफआई पर बैन लगा है, बट उसके पीछे इतनी सारी प्लानिंग थी वो नहीं पता था। ये भी नहीं पता था कि बिहार में
ऐसा कह रहे थे ना कि अगर वो ये नहीं करते तो 1 साल मतलब प्लानिंग थी कि 2023 तक PFI पर बैन लगेगा। हाँ, हाँ, हाँ। बट जैसे कि इनपुट्स मिले थे कि मोदी जी की मीटिंग, मोदी जी की रैली थी बिहार रैली में। थी बिहार उससे में। पहले एक पुलिस वाले को लाइक मैसेज करके ये सब लिख दिया था। हाँ, वो बिहार पुलिस वाले को। एक न्यूज़ सुनी थी कि लाइक बिहार में हाई अलर्ट पे है, पर ये नहीं पता था मैसेज क्या था। हाँ, और ये भी नहीं पता था कि हाँ। उसके पीछे ये सब होगा, हाँ। ये लाइक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। PFI का तो बैन होना ही था, उसकी एक सब्सिडियरी भी जो थी सिमी करके महाराष्ट्र हाँ, में। और वो जो एक्स सब इंस्पेक्टर थे वो उनको ट्रेन भी करते थे कि टेररिस्ट कैसे बनना है। या इन सब का फंडिंग वहीं से आता है ना, लाइक जैसे हम सऊदी, टर्की, हाँ, हाँ, हाँ। पर फिर ये साउथ में कैसा है सबसे ज्यादा? साउथ में केरला, केरला और कर्नाटका, वहाँ पे कर्नाटका में कैसे? बताया ना सबसे केरला ज्यादा में तो है। एक्चुअली है लाइक ज़्यादातर वहाँ पे मेजॉरिटी ज़्यादातर जैसे क्रिश्चियंस हैं, थोड़े मुस्लिम्स हैं, वहाँ पे थोड़े नन्स जैसे क्रिश्चियनिटी के जो मिशनरीज होते हैं, फिर उधर क्यों आए हैं? तो वहाँ पे ज़्यादा फैले हुए ना, लाइक वहाँ पे फैले हुए ज्यादा हैं वहाँ पे ऊपर से उनको सरकार भी लेके। CPI की है ना, कम्युनिस्ट पार्टी की, तो वो ज़्यादा वो बढ़ावा भी देती है ऐसे और Christians कांग्रेस को। ने इतने सालों से कुछ नहीं किया। CPI तो शुरू से लाइक एंटी इंडिया ही उनको बोलते हैं, चाइना के फंडिंग मिलती है, तो वहाँ पे एंटी इंडिया एक्टिविटीज होनी थी ज़्यादा। इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। उनकी फोटोज भी दिखाई थी ना, ममता Yeah. बनर्जी वो ऐसे करके बैठी हैं और ये। हाँ, वो मौके का दिखाया ना, लाइक मौके 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 पे कैसे हाँ, चेंज हाँ, होता है। क्योंकि राजीव गांधी वोट जी ने भी बैंक- कैप पहन रखी है। क्योंकि वोट बैंक चाहिए होता है ना, हाँ, बोलते रहते हैं हाँ, अगर ये लोग उन पे बैन लगा देते तो जो Minority माइनॉरिटीज vote का bank. वोट बैंक है वो नहीं आता। हाँ, हाँ, और ऊपर से इनका वो देखा क्या था 2047 तक कुछ हाँ था ना क्या तो हिंदू मुक्त। हाँ, 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 इंडिया हाँ करके हाँ कुछ हाँ, लिखा मतलब हुआ था बेसिकली उसमें। हाँ, हाँ। मतलब एक मिडिल लाइन होती है, हर एक का मिडिल वे जैसे बोलते हैं। एनीवेज गाइस, इसका Extreme. नेक्स्ट पार्ट इससे कंटिन्यू देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें ये भी नहीं पता था कि ये मीटिंग हमने देखी थी ना जब अजीत डोवाल सर उसमें गए थे। हाँ हाँ थी वो थी वो कुछ हाई था स्कॉलर ना, इमाम हाँ, 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 इमाम और हाँ, लोगों के साथ और मीटिंग इसमें हुआ था। वो तो जैसे हम लोग मुस्लिम का बोले तो लाइक 2 टाइप्स ऑफ जैसे निकलते हैं, एक थोड़े से उनकी कुछ बोलते हैं कि अपर कास्ट होती है, एक लोअर कास्ट होती है, जो थोड़ी लोअर कास्ट है वो थोड़ा बहुत बोलते हैं कि नॉर्मल होता है जो। एनीवेज गाइस, वीडियो बहुत अच्छी थी। कुछ और बोलना है? वीडियो बहुत बढ़िया थी, लेकिन अभी तक देखी वो अच्छी लगी, बट आगे या का भी वो हाफ पार्ट शाहीन इसका बाग के बचा है बारे और में भी जो देखते हैं। डिस्क्राइब किया गया शाहीन था, बाग, हाँ, वहाँ उसका पे तो ऐसे बहुत सच ज्यादा में था, कि वो नहीं जा सकते। वो ज्यादा हवा मचा रखा है उसका तो एक्चुअली काफी बोले तो। महीने तक शायद वो धरना हाँ, भी था ना वहाँ प्रोटेस्ट पे। भी हाँ, था। प्रोटेस्ट हुआ उस था समय जो अगर काफी। हाँ, उस समय अगर दिल्ली गवर्नमेंट अगर होती सेम है सेंट्रल गवर्नमेंट तो इतना हंगामा भी नहीं होता। हाँ, ऐसे ही हाँ, केरला हाँ। और कर्नाटका में भी अगर लाइक थोड़ी बहुत पॉकेट्स में है इलाके, अभी जैसे हम लोग बोले तो नक्सल जैसे सेम ही प्रॉब्लम है, तो जो एंटी इंडिया जैसे नक्सलवाद होता है उन सब का भी धीरे धीरे लाइक खत्म होता जा रहा है एरिया, जिसे बोलते हैं दंतेवाड़ा शायद आखिरी डिस्ट्रिक्ट पता है छत्तीसगढ़ का, जिसके अंदर ज्यादा टेररिस्ट छत्तीसगढ़ में एक्टिविटी ज्यादा है। नक्सली है। एनीवेज गाइस, इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं हम और किसी वीडियो पे रिएक्ट करें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।